एक चुटकी सिंदूर की कीमत, नहीं 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 नहीं, एक दलित आईएएस के ईमानदारी की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। चिराग लेकर खोजोगे तब भी नहीं मिलेगा। लेकिन क्या करें जनाब, इस दौर में कालनेमियों का कुछ ज्यादा ही बोलबाला है। जिसने जय जयकार नहीं की उसकी लाश छोड़िए, गन्ने के खेत में सीधे कंकाल मिलेगा। ऐसा ना हो इसके लिए बेईमान बनना पड़ेगा, और ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। दलित समाज से आने वाले आईएएस रिंकू राही ने खुद इसका खुलासा किया है। बीते रोज उन्होंने इस्तीफा दिया तो हड़कंप मच गया। अब जब वजहें निकलकर सामने आ रही हैं तो लगता है कि ईमानदारी इस दौर का सबसे बड़ा कोड हो गया है। जो भी इसे साथ लेकर चलेगा उसको राह में सिर्फ और सिर्फ कांटे मिलेंगे, क्योंकि लोकतंत्र के इस बगीचे में सारे फूल सड़ चुके हैं, बास मार रहे हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए जरा। आईएएस रिंकू राही का ये इस्तीफा पत्र है, महामहिम राष्ट्रपति महोदया को समर्पित है। क्या लिखा हुआ है इसमें नीचे, संयुक्त मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत मेरा प्रयास सुशासन आधारित कार्यशैली को व्यवहार में लागू करना था। स्वयं को उत्तरदायी स्वीकार करना मेरे लिए केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि प्रशासनिक आचरण का मूल था। किंतु इसके पश्चात तत्काल प्रभाव से प्रभावी दायित्वों से वंचित कर संबद्ध स्थिति में रखा जाना यह संकेत देता है कि ऐसी कार्यशैली व्यवहारिक स्तर पर स्वीकार नहीं है। और यह बात जो उठक बैठक वाला कांड हुआ था उसके बाद का है। क्या लिखा जा रहा है आगे दूसरे पेज पर देखिए। पूर्व सेवा जिला समाज कल्याण अधिकारी पद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत षड्यंत्रवश पूर्व प्रभार न दिए जाने की स्थिति में भी पारदर्शिता एवं जवाबदेही स्थापित करने के प्रयास किए गए। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप विभिन्न स्तरों पर हो रही अनियमितताओं, भ्रष्टाचार के उजागर होने से प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई। यानी कि उन लोगों के पेट में दोस्तों दर्द होने लगा जो कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। आगे क्या लिख रहे हैं, इसी क्रम में मुझे गंभीर प्रकार की धमकियां प्राप्त हुई। विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंत होने से वित्तीय वर्ष में ही आवंटित बजट में घोटाला करने की बाध्यता एवं आवंटित बजट से होने वाले अंतरण को समाचार पत्रों आदि के माध्यम से पारदर्शी बनाने की मेरी पहल तथा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण मेरा स्थानांतरण न होने की स्थिति में तत्कालीन प्रमुख सचिव समाज कल्याण द्वारा संभवतः विवशतावश फोन पर मुझे ये धमकी दी गई थी कि यदि मैंने ईमानदारी नहीं छोड़ी तो गन्ने के खेत में मेरी लाश नहीं बल्कि कंकाल मिलेगा। तो देख रहे हैं दोस्तों, गन्ने के खेत में लाश भी नहीं मिलेगी, कंकाल मिलेगा। आप सोच रहे हैं, इस तरह की धमकी एक आईएएस अधिकारी को दी जा रही है। एक अधिकारी जो ईमानदारी के साथ में काम कर रहा है उसको इस तरह की धमकियां मिलना अपने आप में शासन प्रशासन पर सवाल खड़े करती है। और जिस तरह से मतलब तमाम सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन ये जो एक तंत्र है ना, ये प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये जो अधिकारी हैं जो रिटायरमेंट तक जो है काम करते हैं, वो राजनीति से प्रभावित किसी भी स्तर पर नहीं होने चाहिए, किसी की भी सरकारें हों। लेकिन ऐसा होता है और धमकियां खुले तौर पर दी जाती हैं। एक तरफ तो आज के दौर में हम देख रहे हैं अफसरशाही जिस तरह से हावी है, उसमें कुछ लोग हैं उनको तो एक्सटेंशन दिया जा रहा है, और कुछ लोग हैं अमिताभ ठाकुर जैसे जिनको जेल की सलाखों के पीछे भी धकेल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार हैं। क्यों? उनकी कमियां खोज खोज कर दशकों पुरानी निकाली जाती हैं। अगर कमियां निकालने पर आएंगे तो संसद में कोई सीधा रह नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से एक ईमानदार अधिकारी अपनी ईमानदारी भी नहीं चला पा रहा है, उस पर बेईमानी हावी हुई जा रही है, ये हमारे और आपके लिए सबसे ज्यादा कष्टप्रद होना चाहिए। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। आगे एक और पैराग्राफ है, वो भी मैं पढ़ना चाहूंगा। लिखा हुआ है, परिस्थितियों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्राणघातक हमले से पूर्व ही जीवन सुरक्षा हेतु पुलिस बल गनर सहित आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए थे। इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों एवं जीवन के प्रति आशंका के बावजूद मैंने संवैधानिक एवं नैतिक मूल्यों के अनुरूप कार्य करना जारी रखा। इसी क्रम में कार्यभार ग्रहण करने के लगभग 4 माह के भीतर आज ही के दिन
दिनांक 26 मार्च को मुझ पर प्राणघातक हमला किया गया, जो यद्यपि मेरी हत्या करने में असफल रहा, किंतु इससे गंभीर शारीरिक क्षति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप स्थायी विकलांगता उत्पन्न हुई। बताइए, एक आदमी अपनी ईमानदारी के चक्कर में विकलांग हुआ जा रहा है और यहाँ पर उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है। वो पत्र लिख कर कह रहा है कि भाई हमको ईमानदारी की कीमत जो है चुकानी पड़ी है, और नो वर्क नो पेमेंट। मतलब ईमानदारी का इससे बड़ा सबूत क्या होगा? और बड़ा सबूत जो जिन लोगों को चाहिए, सोशल मीडिया पर कुछ लोग होते हैं ना, वो दूसरी गंगा बहाने लगते हैं, उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ये राही साहब के पिताजी हैं और ये बता रहे हैं कि रिंकू कितने ईमानदार हैं, और जो हालात हैं इनके पीछे की आप दीवारें देखेंगे या फिर तमाम जो परिस्थितियां इनकी देखेंगे, इतना माल काटा है रिंकू राही ने, जो कुछ लोग कह रहे हैं उसकी सच्चाई भी देख लीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और नाम क्या है आपका और रिंकू सिंह आपके कौन है? मेरा बेटा है रिंकू सिंह राही। आपका नाम? मेरा नाम सौदान सिंह राही है। रिंकू सिंह जो आईएएस हैं आपके बेटे, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया, क्या कहना है आपका इस पे और क्या आपको आपसे वार्तालाप हुआ? नहीं, जो उसको काम नहीं दे रहे हैं बता रहे हैं, वो कह रहे थे काम नहीं दे रहे हैं। वो देशभक्त आदमी है, ईमानदार आदमी है, मेहनती आदमी है। जिस किसी आदमी को मेहनत करने की टाइम नहीं देते हैं। 2009 में समाज कल्याण अधिकारी था, जब 100 करोड़ घोटाला निकाला था उसने मुजफ्फरनगर में, उसकी एक आंख चली गई, जबड़ा चला गया, और फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 2023 में आईएएस निकाली उसने। मेहनत, देखिए, मेहनत, ईमानदारी और जज्बा तो है ही है उसमें। हमें गर्व है उस पर कि जो निर्णय लेता है वो देश हित में ही लेता है। मेरा मकान देख लीजिए, हमारी जो चक्की की मेहनत है उसी की पलस्तर है, उसी का सब कुछ है। उसकी जो 2009 में जब गोली लगी थी तो सारी जो उसकी का नाम है, जो नौकरी की ड्यूटी थी, वो मुजफ्फरनगर आने जाने में सारी ख़त्म कर दी उसने। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा बैंक बैलेंस देख लीजिए। लेकिन जो लोग मेहनती और ईमानदार होते हैं तो उनके पास बैंक बैलेंस नहीं होते, ईमान ही होता है। और जो देश हित में जो होते हैं, जो देशभक्त होते हैं, वो सही निर्णय लेंगे। आयोग भी सही निर्णय लेगा।